नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो सी-टेट का पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सी-टेट का, हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स को और ऊपर क्वेश्चन को लिया हुआ है और हम आपको दिखाएंगे लाइन बाई लाइन, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट की जाती है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम सोशल स्टडी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ, यहाँ दक्षिणापथ शासकों के लिए पूछी गई है। पहला ऑप्शन था उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। दूसरा ऑप्शन था उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तीसरा ऑप्शन दिया था वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। वहीं चौथा ऑप्शन था इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। अब हम दोस्तों आपको दिखाते हैं ये एनसीईआरटी में किस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट किया गया था ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ देखिए उसकी नीतियाँ, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो आर्यावर्त के उसने 9 क्षेत्र जीते थे, 9 क्षेत्र आर्यावर्त के जीते थे। आर्यावर्त का मीन्स हो गया जो उत्तरापथ है। आप देखेंगे उत्तर वाले भाग को, यहाँ पर ये आर्यावर्त का है, इसको इसने 9 क्षेत्र जीते थे और वहीं दक्षिण वाले भाग के 12 राज्यों को इसने जीता था। ऐसे ही दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। अब इसमें देखिए दक्षिणापथ के शासकों के साथ उसने क्या व्यवहार किया जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। इन सबके हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया गया था इन राजाओं के द्वारा और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब इन लोगों ने हार मान ली समुद्रगुप्त के सामने और समुद्रगुप्त ने इनको पुनः शासन करने की अनुमति दे दी थी। अब आप उसका ऑप्शन चौथा देखिए, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन चौथा था, ये चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। चौथा ऑप्शन, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई, ये दक्षिणापथ का था। अब दोस्तों आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दक्षिणापथ के लिए पूछा गया था तो आपको एक ही क्वेश्चन में अब ये उत्तरापथ मतलब जो आर्यावर्त वाला क्षेत्र है इसके लिए भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब 9 शासकों का, इसने 9 शासकों को परास्त किया था आर्यावर्त के। समुद्रगुप्त ने इनको हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो उसने जो आर्यावर्त वाले क्षेत्र में क्या किया था, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये उसकी नीति थी। अब ये तो हो गई आर्यावर्त की, ये दक्षिणापथ की हो गई। अब वहीं दोस्तों इसमें देखिए आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में देखिए ये वाला ऑप्शन, ये जो तीसरा ऑप्शन था, आप दोस्तों क्वेश्चन में देखिए ये तीसरा ऑप्शन जो था, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ये ऑप्शन किस लिए फ्रेम किया गया था, क्योंकि जो उसका तीसरा अभियान उसने किसके खिलाफ किया था, पड़ोसी देशों के खिलाफ। उसमें उसने क्या किया था, जो पड़ोसी देश थे उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे इस क्षेत्र में, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, जैसे असम, तटीय बंगाल, नेपाल, ये जो थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो तीसरा ऑप्शन आपको फ्रेम किया गया था वो इसका फ्रेम किया गया था। तो आपको इनका भी याद होना चाहिए कि जो उसने पड़ोसी देश, जो असम वाला रीजन उस समय देश ही हुआ करते थे, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और चौथा ऑप्शन देखिए, वाह इलाके के शासक संभवतः वे कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। अब दोस्तों जो पहला ऑप्शन फ्रेम किया गया था आप उसको देखिए, जो दूसरा ऑप्शन फ्रेम किया गया था आप उसको देखिए। दूसरा ऑप्शन क्या फ्रेम किया गया था, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो हम सबसे पहले तो ये दोस्तों क्या था, ये जैसे श्रीलंका जो उसके वाह्य देश थे उनके लिए उसने ये वाली नीति अपनाई थी
उन लोगों ने क्या किया, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। और ये जो तीसरा ऑप्शन फ्रेम किया गया, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ये पड़ोसी देश, उस समय ये पड़ोसी देश हुआ करते थे, जैसे नेपाल हो गया, असम हो गया, ये और बंगाल हो गया और उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गए। तो ये लोग क्या करते थे, ये उसके दरबार में आते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे। और उसने आर्यावर्त वाले रीजन के लिए क्या किया था, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया। ये आर्यावर्त के लिए उसने ऐसा किया था। आर्यावर्त के लिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बाह्य पड़ोसी हैं, ये आंतरिक पड़ोसी वाले देश थे। और ये हो गया दक्षिणापथ। तो एक ही क्वेश्चन से आप अगर इस तरीके से इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन है और ये फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में तो आपसे दक्षिणापथ पूछा था, आगे आपसे आर्यावर्त के लिए पूछ सकता है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपसे बाह्य पड़ोसी देशों के बारे में पूछे तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आसपास के जो देश हैं जैसे नेपाल, असम है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी से आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में दो कथन दिए हुए थे, आपको इनको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। जैसे कथन ए दिया था, महालवारी बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। मतलब जो उत्तर वाले इलाके थे इनके लिए थी महालवारी, जैसा कथन में दिया है, और इनके लिए थी रैयतवारी। अब दोस्तों हम आपको बताएं, महल का अर्थ होता है ग्राम, महल का अर्थ क्या होता है, ग्राम, और रैयत का अर्थ होता है किसान। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। हम आपको दिखाएंगे ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया है। ये कथन भी देखिए, महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव को संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों से सीधा समझौता किया जाता था। हमने यहाँ पे बताया रैयत का अर्थ किसान है, यहाँ देखिए किसानों से ही डायरेक्ट वसूला जा रहा है, और महल का अर्थ है ग्राम, ग्राम का जो मुखिया होता था उससे वसूल किया जाता था। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी का हमने बिल्कुल यहाँ पर कट पेस्ट किया है और ये बिल्कुल आपसे यहीं से पूछा गया है। एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ये महल वाली व्यवस्था थी। हम आपको दिखाते हैं महल वाली व्यवस्था। ये देखिए 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारतीय समाज में ऑप्शन में था आपके, गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेशों पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम, हमने बताया था महल क्या होता है, ग्राम, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। यही कथन आपका बता रहा है, महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया ये लेता था। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। बिल्कुल देखिए, अब ऑप्शन में जाइए आप, क्वेश्चन का अब जो कथन दिया था वो कथन देखिए, कथन जो बी कथन दिया हुआ था, महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के राजस्व को संकलित करता था, वहां पे यही दिया हुआ है। अब और हमने आपको यह भी दिखाया था महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए युक्ति थी। हमने बताया था उत्तर भारत के लिए ये थी, उसके ये एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ था। अब देखिए, अब हम बताते हैं आपको, ये मुनरो की व्यवस्था, मुनरो की व्यवस्था थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसे ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में, ये बिल्कुल दक्षिण भारत में, इसके कथन में दक्षिण दिया हुआ था, रैयतवाड़ी दक्षिण और महलवाड़ी उत्तर, ये दिया हुआ था कथन में। तो यहाँ देखिए पहली लाइन में है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था।
टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे सीधे किसानों मतलब रैयत, हमने आपको बताया था, से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर राजस्व इकट्ठे करने के लिए किसी भी मध्यस्थ व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट किसानों से ही वसूला जा रहा था। यहाँ पे देखिए, अब दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़िए। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, बिल्कुल सही है, जबकि रैयतबारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में थी, बिल्कुल सही है, जैसा हम अभी आपको एनसीईआरटी में दिखा चुके हैं। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव से संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, बिल्कुल सही बात है, और रैयतबारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इसमें देखना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। केवल ए बिल्कुल गलत है, केवल बी नहीं, ये भी गलत है। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, तो दोनों ही बिल्कुल सही स्पष्ट अंतर बता रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संतों का जो मकबरा होता था, जैसे आपने सुना होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो जो जितने भी सूफी संत हुए हैं तो उनके जो मकबरे होते थे उनको किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी आपसे ये क्वेश्चन भी दोस्तों एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। देखिए, दो क्वेश्चन एक साथ आपके साथ दो क्वेश्चन लगातार एक ही चैप्टर से पेस्ट कर दिए गए। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, ये भक्ति आंदोलन से है, और इससे पहले सूफीज्म से पूछ दिया गया। मतलब एक ही चैप्टर के दोनों क्वेश्चन हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में, आप इससे याद रखिए विशिष्टा, अगर कभी आप फ्यूचर में भूल जाते हैं, राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ, तो बस इसी से आप याद रखिए वशिष्ठ। तो विशिष्टाद्वैतवाद कौन देगा? रामानुज। इसमें देखिए राम कहाँ है? रामानुज, पहले ही ऑप्शन में करेक्ट है। तो राम के गुरु का नाम वशिष्ठ याद रखिए, आप इसी से याद रख लेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में दो कथन दिए गए थे। ये दो कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह एक फौजदारी अदालत थी, मतलब जो ये 1772 में जो ये अदालत दीवानी अदालत है, ये दीवानी अदालत की स्थापना की, ये एक फौजदारी अदालत थी। हम देखेंगे यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ये दोनों स्टेटमेंट हम आपको दिखाएंगे, हूबहू एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर दिए गए। ये देखिए, नए शासन की व्यवस्था, ये एनसीईआरटी का है, नए शासन की स्थापना। अगर आप इसके नीचे की ओर जाएंगे, नए शासन की स्थापना में, ये देखिए लाइन पढ़िए, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। कितनी? 2 अदालतें होंगी। पहला स्टेटमेंट यहीं से आपको पता चल जाएगा, एक फौजदारी अदालत होगी और दूसरी दीवानी अदालत होगी। जबकि उसमें क्या कहा गया, जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ऊपर 1772 दीवानी अदालत और नीचे स्टेटमेंट है ये फौजदारी अदालतें होती थी। दोस्तों फौजदारी अदालतें अलग हैं, बल्कि दीवानी अदालत फौजदारी अदालत दोनों अलग अलग हैं। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यही स्टेटमेंट दूसरा है, जो दीवानी अदालतें हैं इनके मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, यूरोपीय जिला कलेक्टर। अब बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही लाइन से ये आपके ऑप्शन फ्रेम कर दिए गए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि कहाँ से एग्जामिनर आपके ऑप्शंस और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए, पहला कथन क्या है, ये एक फौजदारी अदालत है। दोस्तों फौजदारी अदालत एक अलग अदालत थी और दीवानी अदालत एक अलग अदालत थी, जो सामने आपको दिखाया। तो पहला स्टेटमेंट गलत। ये दीवानी अदालत जो थी यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। जो यूरोपीय जिलाधीश होते थे उनकी अध्यक्षता में चलता था। बिल्कुल, जो जिला के धीश होते थे इन्हीं के अध्यक्षता में ये चलता था, हमने आपको दिखाया भी। तो ये इसका मतलब ए गलत है, ए यहाँ देखिए सही, ये गलत हो गया, और यहाँ भी देखिए ये ए गलत है और बी सही है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया था। अब दोस्तों अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं जो आपसे पूछा गया था।
ये दोस्तों देखिए गैरिशन पूछा गया आपसे, गैरिशन से क्या अभिप्राय है। जो गैरिशन नगर होते थे दोस्तों, गैरिशन का अर्थ होता है छावनी। जो छावनी होती है इसी को कहते हैं गैरिशन। जब दोस्तों आप नगर पढ़ेंगे तो नगरों का एक वर्गीकरण किया गया है, प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। तो प्रक्रियात्मक वर्गीकरण में ही ये गैरिशन नगर भी आते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि प्रक्रियात्मक वर्गीकरण क्या था। जैसे जो नगर होते थे, जो नगर जहां पर दोस्तों ये खनिज समृद्ध क्षेत्र में विकसित हुए, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, तो इनको खनन नगर बोल दिया गया। ऐसे ही गैरिशन नगर जो थे ये छावनी नगर थे। इनमें क्या होता था, ये नगरों का उदय गैरिशन नगरों के रूप में होता है। ये छावनी वाले नगर जो थे इनका उदय गैरिशन नगरों के रूप में हुआ, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बवीना, ऊधमपुर, तो ये गैरिशन नगर थे। ऐसे ही दोस्तों आप देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, ये दोस्तों आपको पता है, तिरुपति, पुष्कर, अजमेर, ये सारे जो हैं सांस्कृतिक नगर हैं, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड हैं। तो बस ये आपको यहाँ समझ आ गया होगा, ये उसका नाम ही दिया है, गैरिशन का नाम छावनी। छावनी मतलब सैनिकों से संबंधित होगी। पहला ऑप्शन क्या था, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, जहां सैनिक मतलब छावनी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। किलेबंद बसाओ था जहां पर सैनिक रहते हैं। तो ये गैरिशन नगर आप देख सकते हैं कहां से फ्रेम हुआ था ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से फ्रेम हुआ। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों ये देखिए, वायुमंडल से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वायुमंडल, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम को आपको चयन करना है। जैसे ये अगर पृथ्वी है तो ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको वायुमंडल की परतों को क्रमबद्ध बताना है। अब दोस्तों आइए देखते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का यहाँ पर लगा हुआ है स्क्रीनशॉट। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद वायुमंडल और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। बिल्कुल दोस्तों ये देखिए हूबहू यही ऑप्शन आपके फ्रेम भी किए गए थे, यही ऑप्शन। अब यहां देखिए पहला ऑप्शन देखिए समताप मंडल, जबकि क्षोभ मंडल सबसे पहले है। यहां देखिए बहिर्मंडल है, यहां मध्य मंडल है, तो बस आपका ऑप्शन मिल गया। यही आपके इस फिगर में दिए थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों एनसीईआरटी का एक एक फिगर भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस फिगर से ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन देखिए जियोग्राफी से पूछा गया, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से बदलती हैं, मतलब ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है। दोस्तों आप देखेंगे पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूमने की वजह से क्या होता है, दिन अथवा रात होते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे अगर हम पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो हर जगह मौसम जो, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमेशा सर्दी रहती, यहाँ हमेशा सर्दी रहती, यहाँ ये वाला रीजन है यहाँ हमेशा गर्मी रहती, अगर बिल्कुल सीधी रहती। वहीं दोस्तों ये पृथ्वी जो है अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण पर झुक गई है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो है 66.5 डिग्री घूमने की वजह से पृथ्वी पर जो है मौसमीय दशाओं में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लगातार आप देखेंगे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से ये सूर्य की स्थिति जो है कभी कर्क रेखा पे लंबवत होती है और कभी मकर रेखा पे लंबवत होती है। मतलब इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपस में परिवर्तन चलता रहता है, सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। इसी वजह से ऋतुओं का परिवर्तन भी हो जाता है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए दोस्तों आप देखेंगे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ये देखिए एनसीईआरटी पृथ्वी की गतियां एनसीईआरटी से संबंधित है, इसी में पूरा डेटा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, एक घूर्णन एवं एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, 24 घंटे में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसी को कह देते हैं घूर्णन। इसकी वजह से दिन अथवा रात हो रहे हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पे घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो दो प्रकार की गतियां हैं,
एक को घूर्णन और दूसरे को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। और इसी की वजह से आप देखेंगे कहीं पर दिन लंबा, कहीं पर दिन छोटा होता है और इसी वजह से ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि दोस्तों आप फिगर में देखेंगे पृथ्वी की कक्षीय समतल, ये जो है पृथ्वी का, ये दोस्तों पृथ्वी का कक्षीय समतल है और ये जो है पृथ्वी के कक्षीय समतल पे लंब है। और पृथ्वी जो है अपने कक्ष से 66.5 डिग्री, मतलब कक्षीय से 66.5 डिग्री घूमी हुई है। जैसे ये देखिए ये कक्षीय समतल है तो इससे 66.5 डिग्री पृथ्वी जो है घूमी हुई है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, इसी वजह से ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। सर्दी, गर्मी, बरसात मौसम इसी की वजह से आता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में फ्रेम हुआ था। अब ये देखिए प्रश्न, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। आपको पृथ्वी के वायुमंडल में यह बताना है कौन से संघटक हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछा है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी में कौन सा प्रमुख संघटक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो सबसे पहले ये देखिए, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी के फिगर से ही हूबहू पूछ दिया गया। ये देखिए दोस्तों, अब आप देखिए ये जो फिगर है, फिगर एनसीईआरटी का फिगर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और वहीं आर्गन 0.93% है और अन्य सभी जो हैं 0.04% है। तो ये फिगर ही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली करा देगा। तो सबसे ज़्यादा संगठन किसका है, नाइट्रोजन का है, इसलिए नाइट्रोजन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है। ये भी एनसीईआरटी से हूबहू लिया गया है। जैसे ये देखिए पहला कथन है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर लाती हैं। दोस्तों अगर ये पृथ्वी है, ये अगर भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, तो उच्च अक्षांशों से, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है तो यहाँ का ताप काफी उच्च होगा। और इसके अलावा जो जहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता काफी कम है तो ये फ्रीज्ड जोन होगा और ये भी नीचे भी फ्रीज्ड जोन होगा। तो उच्च अक्षांशों से जो होती है, ऊपर से अगर कोई जलधारा आएगी तो ऑब्वियस ही बात है ठंडी होगी। तो यही स्टेटमेंट यहाँ है, ठंडी जलधाराएं समुद्र के उच्च अक्षांशों से, मतलब ये वाले अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय, आप देखेंगे ये जो है उष्णकटिबंधीय रीजन, इसमें एंट्री करती हैं। यही यहाँ पे भी बोला गया है, इसलिए कथन पहला बिल्कुल सही है। लैब्राडोर एक गर्म जलधारा है। दोस्तों ये लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। आप देखेंगे लैब्राडोर की जलधारा ऊपर से आती है, लैब्राडोर की जलधारा, इसलिए ठंडी जलधारा है। कथन दूसरा बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन क्या है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों ये कथन भी सही है, हम आपको एनसीईआरटी में अभी आपको दिखाएंगे, ये भी सही है। तो दोस्तों देखिए ए और सी कथन सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब आइए दोस्तों एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा क्यों है। अब दोस्तों देखिए ये महासागरीय जलधाराएं बिल्कुल दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, महासागरीय जल संचलन। अब ये यहाँ पर देखिए महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय जलधाराएं व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये पहला स्टेटमेंट क्या था, ठंडी जलधाराएं कहाँ से, आर्कटिक व अंटार्कटिक, हमने बताया था उच्च अक्षांश, ये वाले जो हैं ये यही आपका दिया हुआ था, ये आर्कटिक रीजन हो गया और नीचे अंटार्कटिक, ये उच्च अक्षांश हैं। तो यही यहाँ दिया हुआ था, आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की जलधाराएं उष्णकटिबंधीय, ये जो मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसकी ओर प्रवाहित होती हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट पहला था, सही था। आगे देखिए यहाँ पर गर्म जलधाराओं के बारे में क्या है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। जो गर्म जलधाराएं यहाँ से ध्रुवों की ओर जाती हैं। अब दोस्तों देखिए जो तीसरा स्टेटमेंट था, वो तीसरा स्टेटमेंट क्या था, तीसरा स्टेटमेंट था जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। ये देखिए जहां पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, ये आपको देखना चाहिए, जहां पर गर्म व, ये दोस्तों हाईलाइट करते हैं, जहां पर गर्म व
ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन में बढ़ोतरी में सहायक होती है। क्या इसमें? प्लैंकटन दोस्तों ये जो होता है मछलियों का भोजन होता है। अब जहां पर मछलियों के भोजन की अधिकता होगी वहां पर दोस्तों वहां पर तो ऑब्वियसली मत्स्यन का क्षेत्र होगा, वहां पर मछलियां आएंगी, इसीलिए देखिए बढ़ोतरी में सहायक होती हैं, प्लैंकटन की बढ़ोतरी में सहायक होती हैं। जो मछलियों का प्रमुख भोजन है, संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लैंकटन जो कि मछलियों का भोजन है, इसलिए ये क्षेत्र जो होते हैं मत्स्य क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से एनसीईआरटी के जो ऑप्शन है एक ही पैराग्राफ से आपके फ्रेम कर दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, ये अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी से ही फ्रेम है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? जहां हिमनद का निक्षेपण होगा उसे हिमोड़ कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ही पैराग्राफ से ये बिल्कुल दोनों कथन लिए गए हैं, एक ही पैराग्राफ से। कैसे? दो कथन लिए गए हैं, आपको बताना है कौन, आपको यह बताना है ये किन वनों के बारे में बात कर रहा है। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। ये वाली वनस्पति जो इन चार ऑप्शन में दी है इनमें से कोई एक है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। ये देखिए एनसीईआरटी से हमने वनों के प्रकार में जब गए तो वहां हमें ये मिला शंकुधारी वन। शंकुधारी वन के बारे में पता चला। इसकी जब विशेषताएं पढ़ी तो हमें पता चला उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री, ये बिल्कुल हूबहू पेस्ट किया हुआ है, में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। बस इसी 1.5 लाइन से, पूरी 2 लाइनें भी नहीं है, 1.5 लाइन से ही आपका क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में ये वन पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट। इन्हें टैगा भी कहते हैं, दूसरा स्टेटमेंट। और आपसे पूछ दिया कौन सा वन होगा, तो इसमें ये वर्ड खा लिया तो उन लोगों ने शंकुधारी वन, इसे आपको बताना था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1.5 लाइन से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका फ्रेम कर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो गया था, शंकुधारी वन। ये जो है विशेषताएं शंकुधारी वन की हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। ये दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषताएं नहीं हैं। ये पूछा गया है, नहीं है, इस पे फोकस कीजिए। कई बार हैं पे आप फोकस करते हैं और गलत हो जाता है। जैसे पहला देखिए, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चिन्हित है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। तीसरा ऑप्शन है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। डेल्टा वाला क्षेत्र जहां ये डेल्टा बनाते हैं वो वाला क्षेत्र बोला गया है। और चौथा है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। बस देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, पहले दोस्तों इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो 4 जो ऑप्शन है इसी पैराग्राफ से फ्रेम कर दिए गए। देखिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। जो जितनी भी इनकी सहायक नदियां हैं, चाहे आप गंगा की सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी देखेंगे, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढना है आपको, और ये इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में होमवर्क। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपद तथा सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, ये देखिए ये यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये वाला पूरा रीजन जो है ये मिलके गंगा और ब्रह्मपुत्र के रीजन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करता है। ये गंगा नदी है और इधर से जो आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आप देखते हैं दोस्तों इसकी और विशेषताएं। यहाँ से देखिए आपका, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से इस पैराग्राफ से आपके ऑप्शन फ्रेम हुए थे।
इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। पहला ही वाला ऑप्शन फ्रेम था तो सही हो गया, मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। ऑब्वियस ही बात है, उत्तर भारत की पूरी जलवायु मानसूनी है। मानसून क्षेत्र में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए और ये बताना है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। अब ये ऑप्शन आपके दिया हुआ था, मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट दिया था, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी अधिक है, ये स्टेटमेंट था, वो भी सही है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। और दोस्तों यहाँ पर चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली फसलों जो हैं जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा एवं जूट जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी देखने को मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ क्षेत्र में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और मंद ढलान वाले पर्वतीय एवं पहाड़ियों क्षेत्रों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कहीं भी कर्तन एवं दहन कृषि का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल कृषि का जो तरीका है वो बिल्कुल जनरल तरीका है। अब आगे देखिए, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस, घने झुरमुट और डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव से घिरा हुआ है। ये स्टेटमेंट था, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव से घिरा हुआ है। तो दोस्तों अब देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए थे आपके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील से चिन्हित है, बिल्कुल ये पहला ही लाइन ये दिया हुआ था। दूसरा लाइन, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, बिल्कुल दोस्तों ये स्टेटमेंट भी आपने देखा दिया हुआ था। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये तो हमने आपको दिखाया ही अभी। तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती है। कर्तन दहन क्या होता है, जो वन होते हैं उनको काट दिया जाता है, फिर इसके बाद फसल उगाई जाती है। फसल को उगाने के बाद उसको जला दिया जाता है, फसल काट लेने के बाद उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो अवशेष जल जाता है उसको फिर कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी जगह खेती का यही प्रोसेस होता है, उसको परती छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है कर्तन दहन कहलाता है, ये नहीं किया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, तैराक जो होते हैं मृत सागर में तैर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तैराक मृत सागर की जो आप लवणता देखेंगे बहुत ज़्यादा लवणता है। और लवणता ज़्यादा होने का मतलब हो गया उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। अब जो मनुष्य है उसका घनत्व अगर जल के घनत्व से कम हो जाए तो ऑब्वियस ही बात, किसी भी वस्तु का घनत्व जो है पानी से अगर कम हो जाएगा तो वह पानी के ऊपर तैरेगा। यही वजह है यहाँ पर जो मृत सागर है, मृत सागर में लवणता अधिक होने की वजह से उसका घनत्व अधिक हो जाता है। इस वजह से तैराक जो है वहाँ आसानी से तैर सकता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से वहाँ पर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से होता है। अगर दोस्तों ये भारत को अगर लेंगे तो इधर बंगाल है, यहाँ पर आप देखेंगे मद्रास है और यहाँ बॉम्बे है। तो याद रखिए जो बॉम्बे वाला रीजन है, सबसे पहले बॉम्बे के रीजन में सूरत, ये गुजरात वाला रीजन भी आता था, तो सूरत, मद्रास में ये मद्रास ही होगा और बंगाल में ये कलकत्ता होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो उस तकनीकों को क्या कहते हैं। अगर दोस्तों आपको इसमें एक भी कथन अगर आपको पता है, एक भी तकनीक जो नैनाभिराम तकनीक है दोस्तों, ये कला की ऐसी तकनीक है जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक होती है।
तो ए का पहला होगा। दोस्तों ये देखिए इसमें केवल ए का पहला एक ही जगह दिया हुआ था, ए का पहला दोस्तों इन चारों ऑप्शन में केवल चौथे में दिया है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है इससे संबंधित है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बिल्कुल दोस्तों, महायान शाखा जो थी ये जो थी बौद्ध को देवता के रूप में मानती थी, तो इसीलिए इसने मूर्तियां बनाई। और दूसरा देखिए, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्वों में भी समाहित हो गया, बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ये भी स्टेटमेंट सही है, जो महायान शाखा है ये बोधिसत्व जो है इसी से ही संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों आगामी वीडियो के अंदर दोस्तों देखेंगे हम बुद्धिज्म, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बुद्ध धर्म और जैनिज्म से, हम उनको भी डिटेल में देखेंगे, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने सीटेट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने सोशल स्टडी का क्वेश्चन पेपर उठाया और हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कहां से कट पेस्ट होते हैं आपके पेपर के अंदर। आगामी वीडियो के अंदर दोस्तों हम साइंस, मैथमेटिक्स इनको भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि सीटेट का पेपर कहाँ से फ्रेम हो रहा है, तो हम साइंस, मैथमेटिक्स का भी आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ में दिखाएंगे किस तरीके से ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।